नमस्कार दोस्तों, निर्माण एकेडमी से दिनेश गौतम। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, तो संविधान पर हम लोगों ने लगातार अटैक किया हुआ है। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। कुछ बताया करो यार, जीके रटवा दूंगा मैं, तुम्हें भूलोगे नहीं। मास्टर बना दूंगा मास्टर, खिलाड़ी बना दूंगा खिलाड़ी। पढ़ के देखो जरा। जवाब देते नहीं, ये तुम्हारी समस्या है। तुम इंटरेक्टिव बहुत कम हो, वैसे बतियाते बहुत हो गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ऐसा तो नहीं है, चुप्पा तो नहीं हो तुम, खिलाड़ी हो। चलो टॉपिक करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए बच्चों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, कम से कम 10 पेज लेकर बैठना। बहुत पढ़ाई होगी, सारी चीज नोट कर लेना, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। बीच में दिक्कत हो तो पानी पी लेना। पढ़िए, देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का सबसे पहला अनुच्छेद है 36 और अंतिम अनुच्छेद है 51, याद रखना है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है एसएससी जीडी की परीक्षाओं के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान के निर्माताओं का इच्छा थी कि वे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। किसकी स्थापना करें? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। जिन्होंने संविधान बनाया उनकी इच्छा थी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। आहा, आ गया क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में रखने का उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसा एक राज्य बने, ऐसा एक देश बने जो लोगों का कल्याण करे, इसलिए उन्होंने इन्हें शामिल किया। इनके पालन से नागरिकों को क्या फायदा होगा? अगर सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे, याद रखना है, ये जनता के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत नाम भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य की, सही बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये राज्य के लिए है, ना कि व्यक्तियों के लिए। कि अगर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करेगा तो निम्न चीज से उत्थान होगा जनता का। सामाजिक उत्थान होगा, नैतिक उत्थान होगा, आर्थिक उत्थान होगा। समाज में, जनता के समाज में, नागरिकों के समाज में समरसता होगी, सामाजिक आधार पर उत्थान होगा, मेल मोहब्बत होगी, नैतिक उत्थान होगा, आर्थिक उत्थान होगा। उनके पास पैसे की कमी नहीं लगेगी अगर राज्य इनकी पालन करेगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी 3 प्रकार की गारंटी दी गई है। 3 प्रकार की गारंटी दी गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना एसएससी जीडी के लिए, समानता की गारंटी, स्वतंत्रता की गारंटी और न्याय की गारंटी। इन सिद्धांत मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों का यदि पालन न किया जाए तो ये 3 प्रकार की गारंटी नहीं मिल पाएगी। ये राज्य की नैतिकता के सूत्र हैं, राज्य की नैतिकता के सूत्र हैं। ये राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि राज्य कैसे काम करेगा, उसको मार्गदर्शन देंगे। ये वाद योग्य नहीं है, तो वाद योग्य नहीं है। देखिए अनुच्छेद 37, ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में कह दिया गया है कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें जारी कराने के लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता है। और यदि कोई न्यायालय जाएगा तो न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता, कानून पास नहीं कर सकता कि भाई इनके नीति निर्देशक सिद्धांतों को का पालन किया जाए। संविधान में तो ऐसे लिखा है। केटी शाह ने भी कहा है। केटी शाह ने क्या कहा है इनके बारे में? ये ऐसा चेक है जो राज्य की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल इसलिए किया गया था कि राज्य के पास, अर्थात सरकार के पास जब रिसोर्सेज होंगे, पैसा होगा, सुविधाएं होंगी, तब इनको लागू करेगा। देखिए हो गया तक अनुच्छेद 36। देखिए इसका सबसे पहला अनुच्छेद है, इसमें की गई है बेटा राज्य की परिभाषा, राज्य की व्याख्या दी गई है। और कहां दी गई है राज्य की व्याख्या? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि यहां पर राज्य का आशय वही है जो अनुच्छेद 12 में है। मैंने एक बार बताया था, यदि प्रश्न आता है कि निम्न में से राज्य शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हुआ है, तो अगर अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 है तो दोनों अनुच्छेदों में अनुच्छेद 12 सही होगा।
और अगर अनुच्छेद 12 नहीं है तो अनुच्छेद 36 सही होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है ये वाद योग्य नहीं, अभी समझा दिया। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करेगा राज्य। अनुच्छेद 38 का क्लॉज 1 में कहा गया है राज्य 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करेगा जनता के लिए। सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा और आर्थिक न्याय। अर्थात भारत में सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक स्तर पर समानता होगी, राजनीतिक स्तर पर समानता होगी, सबके साथ आर्थिक स्तर पर समानता होगी। अर्थात पैसे के विषय में भी राज्य किसी लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 राज्य आपसी असमानता को कम करेगा। इसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रकार की असमानता है समाज में, नागरिकों में, तो उस असमानता को कम करने के प्रयास करेगा राज्य। आगे देखेंगे ऐसा क्यों कहा गया। अर्थात किसी आदमी के पास बहुत सारी जमीन हो सकती है। जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब बहुत सारे लोग जमींदार थे, बहुत सारे लोग राजा थे, उन सब लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत सारे रजवाड़े थे। उनमें क्या क्या बदलाव किए गए आने वाले चैप्टर्स में आप देखते रहना। तो फिलहाल मित्रों अनुच्छेद 36, 37, 38 आपने देख लिया। 36 में राज्य की व्याख्या, 37 में ये बातें योग्य नहीं है। 38 क्लॉज 1 ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में कहा गया है राज्य आपसी असमानता को कम करेगा। कैसा लग रहा है आपको, बताना जरा, कमेंट करके बताना बाद में। मैंने कहा रटवा दूंगा तो मैं रटवा दूंगा। देखो आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए मित्रों, यहां से आगे बढ़ते हैं, जहां तक हमने कर लिया वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 36 तक हम लोग कर पाए हैं, ठीक है। लाइक किया करो, ठोक के लाइक किया करो, सब लोगों को बोला करो कि वो लाइक करें हमारे चैनल को, तुम भी लाइक करो और सब लोगों को शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक। याद करवा दूंगा मैं, याद तुम्हें रटवा दूंगा, रटवा देखना। कभी आगे हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे इन चीजों पर। देखिए अनुच्छेद 39 में कै खे गे घे अण्य चय, इसमें 5-6 चीजें दी हुई है, एक बार देख लीजिए। 39 स्त्री एवं पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर देगा। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के काम करने के समान अवसर होंगे, आजीविका के समान अवसर होंगे। और दूसरी बात इसमें जोड़ी गई बाद में, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के प्रावधान करेगा राज्य। समान न्याय, सबके लिए समान न्याय होगा। निःशुल्क विधि सहायता का तात्पर्य होगा, निःशुल्क विधि सहायता का तात्पर्य होगा कि यदि कोई गरीब आदमी है और उस पर कोर्ट में केस चल रहा है तो और वह वकील का खर्चा नहीं उठा सकता है, तो राज्य अर्थात सरकार उसको एक वकील देगी। इसलिए सभी कोर्ट में एक सरकारी वकील होता है जो गरीबों के केस लड़ता है, कोई भी उससे जाके केस लड़वा सकता है। इसी का वही मतलब है, निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था करेगा राज्य। समान न्याय की व्यवस्था करेगा, समान न्याय की व्यवस्था करेगा राज्य। स्त्री एवं पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर, अर्थात महिला हो अथवा पुरुष हो, उनको काम करने के समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं राज्य करेगा। स्टार्ट में बताया था, इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पूरा पढ़ोगे तो मजा आने लगेगा। देखिए, भौतिक संसाधनों का समान वितरण करे, ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो। मैंने कहा था ये तभी लागू किए जा सकते हैं जबकि सरकार के पास व्यवस्था हो, पैसा हो, संसाधन हो। संसाधनों का समान वितरण करेगा, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकेगा। इसका मतलब है कि ऐसे प्रयास करेगा कि जो संपत्ति केवल कुछ ही लोगों के हाथों में ना चली जाए, ये सबको बंटनी चाहिए और उनकी क्षमता के अनुरूप बंटनी चाहिए। आप याद करो, ये इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखो, यहाँ से कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है, यहाँ से कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात जो लोग अगर समान काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके के हैं, उनमें भेदभाव नहीं होगा, उनको उतना ही वेतन मिलेगा। लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करने के प्रयास करेगा राज्य। लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करेगा। उसके लिए जिन चीजों से लोगों के स्वास्थ्य को हानि होती है उन चीजों को रोकेगा राज्य हॉस्पिटल की स्थापना करेगा, डॉक्टर्स की व्यवस्था करेगा, दवाइयों की देखरेख करेगा राज्य। बच्चों के शोषण को रोकेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जो बच्चों का शोषण ना हो, बच्चों को अच्छा भोजन मिले, ऐसी व्यवस्था करेगा। बच्चों को अच्छी वायु मिले, ऐसी व्यवस्था करेगा।
बच्चों को का कोई शोषण ना कर सके, उनका पोषण अच्छा रहे। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया अनुच्छेद 39। मैंने कहा था याद करवा दूंगा, याद तो देख लीजिए अनुच्छेद 40 में देखते हैं। ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत आता है पेपरों में। ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, बहुत आता है एसएससी जीडी के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसएससी जीडी के लिए, तो पैट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब राज्य ऐसे प्रयास करेगा जो हर आदमी को काम मिल सके, हर आदमी को शिक्षा मिल सके। लोक व्यवस्था का मतलब है, लोक व्यवस्था का मतलब है विकलांगों के लिए और बड़े बूढ़ों के, बुजुर्गों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा, काम की व्यवस्था करेगा। इसके अंतर्गत आता है लोक सहायता के अंतर्गत आता है विकलांगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बुजुर्गों के लिए काम की व्यवस्था करेगा, पैसे की व्यवस्था करेगा, खाने की व्यवस्था करेगा राज्य। अनुच्छेद 42 देखिए, कार्य की मानवोचित दशाएं, अर्थात इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ये देखना होगा कि उनको आराम दिया जा रहा है अथवा नहीं, उन पे फोर्सफुली काम तो नहीं करवाया जा रहा है, और उन पे जो काम करवाया जा रहा है वो इस दशा में है कि नहीं, ताकि उनका विकास हो सके, उनका विकास अवरुद्ध ना हो। जहाँ पे भी वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, बीच में आराम करने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पशुओं की तरह काम ना कराया जा रहा हो। स्त्रियों को प्रसूति सहायता देगा, इसका मतलब गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता, गर्भावस्था के दौरान उनको छुट्टियों की व्यवस्था करेगा। सब लोगों के बराबर काम नहीं कराया जाएगा। आपने देखा होगा जो भी महिलाएं सरकारी अस्पतालों, सरकारी नौकरियों में हैं, उन्हें गर्भवती बच्चे के जन्म के दौरान 6 महीने की छुट्टी मिलती है। इन पर बात करेंगे बाद में, अभी यहाँ तक सीख लीजिए, ये सब इनके अंतर्गत कानून बनाए गए हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता देगा, गर्भवती महिलाओं के घरों तक खाना पहुँचता है, बच्चों की देखरेख के लिए, माताओं की देखरेख के लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकारों ने चलाई हैं। देखिए आगे अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब अगर कोई भी आदमी कहीं भी काम कर रहा है तो उन लोगों को कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी आवश्यक है जितनी से उनका जीवन निर्वाह हो सके। अगर उनको बहुत कम मजदूरी मिल रही है तो उनका जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा। इसलिए समय समय पर सरकार कानून बनाती है, राज्य कानून बनाता है और कह देते हैं कि इतनी मजदूरी मिनिमम मजदूरों को मिलना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम 43 में जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। देखिए अनुच्छेद 43B में उद्योगों के प्रबंधन में कर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है कि इसमें बनाया गया कि उद्योगों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उद्योग को कैसे चलाना है, क्या शर्तें होंगी, उसमें उसके प्रबंधन में कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, काम के घंटे कितने होने चाहिए, इस सब में जो मालिक लोग हैं, जो सरकारी जो कंपनी को चला रहे हैं, वो कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब उनके प्रबंधन में कर्मचारी भी शामिल होंगे, उनकी बैठकों में कर्मचारियों को बैठने के अवसर दिए जाएंगे, जब उनकी नीतियां बनाई जाएंगी तो उनसे कर्मचारियों से राय ली जाएगी, कर्मचारियों का एक नौकर होगा, एक लीडर होगा। अनुच्छेद 43C सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा राज्य। अनुच्छेद 45 राज्य 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 45 तक हम आ गए हैं मित्रों। अब यहाँ से हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, आगे के अनुच्छेद देखिए। यस मित्रों, इसके अगले पहलू पर आते हैं और अंतिम अनुच्छेदों पर आते हैं। टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा। देखिए ये देखिए अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है SC ST के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य और उनके शोषण को रोकेगा। यदि कहीं पर शोषण हो रहा है तो उनके शोषण को रोकेगा। SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा के लिए उनको शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा, इंतजाम करेगा। अनुच्छेद 47A लोगों के जीवन पोषाहार को अपना प्रथम उद्देश्य मानेगा। लोगों के जीवन को और उनके पोषाहार को, जो भोजन वो करते हैं उसको अपना प्रथम उद्देश्य मानेगा। इसका यही मतलब होता है जीवन कहीं, लोगों का जीवन कहीं खतरे में ना पड़े, लोग भूखे ना रह जाएं,
वो ऐसा भोजन न खा रहे हों जिससे कि वो बीमार हो जाएं, इतना कम भोजन प्राप्त न कर रहे हों जिसमें इतनी कम कैलोरी हो, कम क्षमता हो, ताकि उनके शरीर में बीमारियां पनप जाएं। 47(2) में कहा गया है मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य, जिसमें शराब और अन्य नशीली पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने राज्य का कर्तव्य होगा। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली दवाओं, आपने देखा होगा युवा वर्ग में जो लोग जिम जाते हैं वो पाउडर वगैरह खाते हैं जिनसे साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। ऐसी कोई भी दवा है जिससे कि नुकसान पहुंच रहा है स्वास्थ्य को, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा राज्य, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 48 राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, वनों की रक्षा करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 1 देखिए, पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण में विभिन्न गैसें प्रदूषण न फैले ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा राज्य। वनों को कोई न काटे, इससे वनों की हानि ना हो। वन्य जीव, वन में पाए जाने वाले जीवों की रक्षा के प्रयत्न करेगा राज्य। अनुच्छेद 49 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा करेगा। यह राज्य की ही जिम्मेदारी होगी। जो किले हैं, जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यह अनुच्छेद 49 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगी, बस यहीं तक करना है। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारत की विदेश नीति क्या होगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है मित्रों, मेरा फोन नंबर है मित्रों 92 86 87 38 38 59। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी दिक्कत में, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए। उम्मीद है आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे होंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों का चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है मित्रों। अगली क्लास कल होगी। आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं कृपया कमेंट करके आप जरूर बताएं। इन चीज़ों को रट लें, मेरा दावा है मैं तुम्हें पास करवा के छोड़ूंगा मित्रों। आप मेरे अकॉर्डिंग काम करते चले जाइए, इन चीज़ों के नोट्स बनाते चले जाइए, आप पाएंगे कि आपके जैसे नोट्स किसी के नहीं होंगे। चीज़ें यहीं पर रटवा दूंगा मैं, और आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहना। और कैसे रटी जाती हैं चीज़ें, मैं ऐसी विधियां आपको बता सकता हूं कि कैसे रटी जाती हैं और उन्हें कभी भूला ना जाएगा। मैं सिलेक्शन कराऊंगा आपको। ठीक है मित्रों, जय हिंद।